नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के बाद मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले क्या बड़ा गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट कहीं पक्की पेंशन तो नहीं है। इसको आज के शो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज चर्चा करेंगे सिन गुड्स पर 40% के अलावा भी लगने वाले टैक्स की। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इसकी जो जद में आएंगे, पूरे मसले को विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। केंद्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए रूल्स को नोटिफाई कर दिया है। कार्मिक मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी दी है। इस योजना के तहत नॉमिनेशन और रिटायरमेंट की डेट से 1 साल पहले या वीआरएस से 3 महीने पहले यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की फैसिलिटी दी गई। इसके अलावा कई और भी बेनिफिट्स जो हैं कर्मचारियों को मिलेंगे, जिसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे लग्जरी और सिन गुड्स पर लगने वाले अतिरिक्त टैक्स की। देखिए, सरकार ने जीएसटी में बड़ा बदलाव किया। अब 4 की जगह सिर्फ 2 स्लैब होंगे, यानी 5% और 18%। साथ ही नया जो 40% का टैक्स स्लैब है उसको भी लाया गया है, जो तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शुगर ड्रिंक्स, लग्जरी कारें, यॉच और ऑनलाइन जुए जैसी चीजों पर लगेगा। नया नियम जो है 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। ये बातें तो ठीक ठाक समझ में आ गई, लेकिन सीबीआईसी के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल का ताजा बयान आया। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार से ज्यादातर इंडस्ट्रीज को फायदा हो, लेकिन तंबाकू, गुटखा और सिगरेट पर टैक्स कम नहीं होगा। इन पर एडिशनल सेस आगे भी जारी रहेगा। क्या है ये पूरा मामला, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे प्रवीण सर से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एडिशनल सेस वाला मामला कहीं बड़ी गाड़ियों पर तो नहीं लगने वाला। अंतिम में चर्चा करेंगे डीजल एक्सपोर्ट में आई बेतहासा तेजी की। भारत से यूरोप को डीजल एक्सपोर्ट्स जो है अगस्त 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ताजा आंकड़ों के अनुसार यूरोप को भारत से डीजल की सप्लाई में 137% की भारी बढ़ोतरी। ये इजाफा ऐसे समय पर हुआ है जब यूरोपियन यूनियन अगले साल यानी जनवरी 2026 से रूसी तेल से बने फ्यूल्स पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है। केंद्र सरकार को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़े नियमों को नोटिफाई किया। ये नियम पेंशन और रिटायरमेंट लाभ से जुड़े हुए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब यूपीएस के तहत 20 साल की नौकरी पर भी पूरी पेंशन दी जाएगी। नई स्कीम के तहत अब कर्मचारियों को सिर्फ 20 साल की नियमित सर्विस पूरा करने के बाद भी रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा। उनको पेंशन का लाभ मिलेगा, अगर आसान भाषा में समझे तो। पहले ये लिमिट जो थी वो 25 साल थी, जिसको कम करने की मांग जो है काफी दिनों से कर्मचारियों की ओर से की जा रही थी। अब सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बढ़िया तोहफा दिया है। प्रवीण सर, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के बाद एक और बड़ा तोहफा है सर। बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर है केंद्रीय कर्मचारियों के लिहाज से, जो कि इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जो यूपीएस में उनको एक डिमांड थी कि जो 25 साल पे उनको पक्की पेंशन का एक जो वादा था उसको बढ़ाया जाए, उसके जो टेन्योर है उसको कम किया जाए जी। और अब सरकार ने जो रूल्स नोटिफाई किए हैं उसमें उसको 25 से घटा के 20% कर दिया है। तो सीधे तौर पर आप ये मान के चलिए कि जीएसटी के रिफॉर्म के बाद एक और बड़ा कदम जो सेंट्रल जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, उनके लिए किया गया है। इसको इस तरह से भी हमको समझने की कोशिश करना चाहिए कि 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है यूपीएस में एनरोल करने की, उसमें जाने की, और उससे ठीक पहले सरकार चाहती है कि बड़ी पैमाने पर लोग वहाँ पे शिफ्ट हों जी। तो एक ये चीज़ है। दूसरा, रिवर्स जो शिफ्ट होने वाली बात है, जो यूपीएस से एनपीएस में आना चाहते हैं उनके लिए भी कहा गया है कि 1 साल पहले तक आप रिटायरमेंट की या तो कर लें या फिर वीआरएस अगर आप ले रहे हैं तो 3 महीने पहले तक कर सकते हैं। कुल मिला के अगर आप देखिए तो ये एक स्टेप इस दिशा में उठाया गया है कि जो यूपीएस को लेके जो एक लैकलस्टर रिस्पॉन्स आ रहा था, हल्का रिस्पॉन्स आ रहा था, वहाँ सरकार अब आखिरी जो मोमेंट पे फिर से चीज़ों को खींचना चाहती है। जी, आप बता भी रहे थे सर, न्यूज़ रूम में हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि ओपीएस में भी विशाल देखो 15 साल वाला मामला था कि 15 साल की अगर नौकरी करते हैं तो पेंशन मिलेगा। तो उसे लिहाज से अगर देखें सर तो ये तो बड़ा कदम है। 25 साल से इसको घटाकर 20 साल करना, इसको मैं बार बार इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूँ सर कि बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, ये कदम अपने आप में बहुत बड़ा है। 5 साल कम किए गए हैं, लेकिन अब बात ये इसमें सबसे बड़ी है कि क्या ये स्टेप इतना काफ़ी साबित होगा कि जो अभी तक 30-31 या मान लीजिए 32,000 के आसपास एम्प्लॉयज़ ने 27 लाख एम्प्लॉयज़ में से सिर्फ 32,000 ने इसको ऑप्ट किया है। तो क्या ये तादाद बढ़ेगी? आज सितंबर शुरू हो गया है और अब कुछ ही दिनों में डेडलाइन आने वाली है। बिल्कुल, डेडलाइन बिल्कुल नज़दीक है।
क्या इतने दिनों में एक बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार के कर्मचारी अब एनपीएस छोड़कर यूपीएस पर शिफ्ट करेंगे, या जो एक पुरानी मांग चली आ रही है कि ओपीएस पर ही जाना है, उस मांग पर फिर अड़े रहेंगे? इसके अलावा भी कहा जा रहा है सर, कर्मचारियों को एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि देरी पर मुआवजा मिलने की भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर पेंशन खाते में रजिस्ट्रेशन या योगदान जमा, यानी जो कंट्रीब्यूशन जमा करने में अगर देरी होती है तो सरकार जो है, सरकार की ओर से कर्मचारियों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा भी डेथ और डिसेबिलिटी पर भी कहा जा रहा है कि अच्छी खासी लाभ देने की बात की जा रही है। ये बाकी के तो जो आप बता रहे हैं ये सारे के सारे पहले आ गए थे और उसमें केवल उनको नोटिफाई किया गया है पूरी तरह से। लेकिन सबसे बड़ा इसमें फैक्टर यही है कि जो 25 साल से 20 साल वाली बात जी जी। अब सर चूंकि एनपीएस और यूपीएस की बात हो रही है सर, पर इसमें एक और बड़ी चीज़ है। आप देखिए कि अभी हमने डिस्कस किया था मनी सेंट्रल में ही कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने की बात कही है 19 सितंबर को और अगले महीने। बिल्कुल, 19 सितंबर को 8वें वेतन आयोग को लेके, फिर 9 नवंबर को ये बात चल रही है कि फिर वो जो पेंशन को लेके, पुरानी पेंशन को लेके फिर एक आंदोलन कर्मचारी कर सकते हैं इसकी बहाली को लेके। तो सरकार के लिए अभी भी चैलेंजेस कम नहीं हुए हैं। आने वाले वक्त में सरकार को इन कर्मचारी संगठनों को भी मनाना पड़ सकता है कि आप 8वां वेतन आयोग पे क्या सरकार का एक्शन है, अभी तक का क्या रोड मैप है, वो सरकार बताए। और इसी के साथ पुरानी पेंशन को लेके भी, चूंकि सरकार तो साफ तौर पे मना कर चुकी है संसद में भी कि पुरानी पेंशन आप किसी भी सूरत में वापसी नहीं कर सकती, लेकिन जो कर्मचारी अड़े हुए हैं उनको राजी किस तरह से सरकार करेगी, ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन सर अब एनपीएस यूपीएस की चर्चा हो रही तो आपसे समझना चाहेंगे कि पहले कहा गया कि एनपीएस से आपको यूपीएस में ट्रांसफर होना है, उसके बाद जब देखा गया कि जैसा कि आपने भी डेटा दिया सर कि 27 लाख 28 लाख या मोटा मोटी अगर 30 लाख कर्मचारी भी हैं तो कहा जा रहा है कि मात्र 1% से भी कम 31,000 लोगों ने यूपीएस को ऑप्ट किया। फिर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। सरकार ने कहा कि वन टाइम हम चांस आपको दे रहे हैं, अगर आपको यूपीएस से एनपीएस में शिफ्ट होना है तो वो भी आप आ जाइए। ये पूरा माजरा था क्या, इसको भी मैं आपसे समझना चाहूँगा सर। पूरी कहानी असल में पेंशन के फ्लॉप होने की जो सरकार सोच के आई थी, जो सरकार को लग रहा था कि जब हम इसको लॉन्च करेंगे यूपीएस को तो उसके बाद इसका एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस नज़र आएगा और ये पुराने सभी जितने भी पेंशन को लेके चीज़ें थी उनका एक बड़ी काट साबित होगी। जो कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन की मांग छोड़ देंगे और देश भर में हमेशा के लिए जो पुरानी पेंशन का मसला था वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये हुआ नहीं। कर्मचारियों ने जब इसको नापा जोखा, जब इसकी नाप तोल की और एनपीएस के साथ देखा तो कर्मचारियों को शायद ये लगा, और उनके जो दूसरे कंसर्न थे, कि एनपीएस कहीं ज़्यादा बेहतर है यूपीएस की बजाय। तो यूपीएस में कर्मचारियों का फिर जो एनरोलमेंट का सिलसिला है वो हुआ नहीं। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इसमें एडिशनल बेनिफिट्स जोड़े जो आपने भी अभी बताए। इसके अलावा सरकार ने लार्ज स्केल पे एक आउटरीच का प्रोग्राम रखा जहाँ पे कि नहीं कहा गया सर कि आपको एकदम एश्योर्ड फैमिली पेंशन दी जाएगी, 60% दिया जाएगा। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन की बात कही गई। अगर कहा गया कि 10 साल तक भी अगर आप नौकरी करते हैं तो 10,000 रुपये तक का आपको पेंशन मिलेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन वाली बात थी। कहा गया कि अगर आप ये मत समझिए कि अभी जो सैलरी पेंशन मिल रही है वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें आपको महंगाई भत्ता और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वैल्यू एडिशन वो आपको मिलता रहेगा। ग्रेच्युटी की बात कही गई। उसके बाद सर टैक्स बेनिफिट्स को लेकर भी कहा गया था कि बहुत अच्छी बेनिफिट जो है वो अब आपको यूपीएस में भी मिलेगा। जैसे सेक्शन 80C की बात और तमाम तरह के जो सेक्शन थे उसको मैंने डिकोड भी किया था। तो उसके बावजूद सर ये इतना कम नंबर रहना, ये किस बात की ओर चिंता जो है वो जाहिर करता है? नहीं, चिंता एक तो ये है कि कर्मचारियों को शायद ये लग रहा है कि एनपीएस में उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो बड़ा फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर ये है कि कर्मचारी शायद ये साबित करना चाहते हैं कि अगर वो एनपीएस में टिके रहते हैं तो हो सकता है कल को उनका ओपीएस को जो लाने की जो मांग है वो शायद ज़्यादा मजबूत रहे और वहाँ से ओपीएस की बहाली का रास्ता साफ हो। अब जो लोग शिफ्ट हो गए यूपीएस में उनके पास सरकार के लिए कहने के लिए ये तर्क होगा कि आपने तो चूंकि वॉलंटरली ये स्कीम चूज़ की है यूपीएस, तो अब आप किस तरह से मांग कर सकते हैं ओपीएस की। इसलिए एनपीएस में रहकर लोग शायद ओपीएस की मांग करना चाहते हैं कि साहब हमको नहीं चाहिए आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और ओपीएस जो है या पुरानी पेंशन की ही बहाली की जो डिमांड है वो सस्टेन बनी रहे, चलती रहे। इसलिए भी हो सकता है कि कर्मचारी इधर आना नहीं चाहते और इसी वजह से सरकार को भी मजबूरी में एक ये फैसला भी लेना पड़ा कि अगर आप चाहते हैं कि आप यूपीएस से एनपीएस में शिफ्ट हो सकें
तभी सरकार ने एक ऐसा, देखिए ये नियम भी समझने की कोशिश कीजिए कि रिटायरमेंट के 1 साल पहले तक या वीआरएस लेने के 3 महीने पहले तक आप यूपीएस से एनपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं। तो सरकार ये कहना चाहती है कि अभी आप आ जाओ, अगर आपको लगता है तो आप किसी भी टाइम पे अपनी जॉब में सर्विस के ड्यूरेशन में किसी भी वक्त आप चाहें तो यहाँ से उठा के फिर से एनपीएस में जा सकते हैं। जब आपको लगे कि नहीं साहब एनपीएस का रिटर्न ज़्यादा अच्छा आ रहा है, यहाँ मुझे जाना चाहिए, तो आप फिर से वहाँ से भाई रिटायरमेंट के ठीक 1 साल पहले तक आप कर सकते हैं, तो आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए। एक अंतिम सवाल सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप आंदोलन की शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है 8वें वेतन आयोग को लेकर जो देरी हो रही है, क्या उसके पहले कुछ पॉजिटिव खबर आ सकती है? क्या सरकार चाहेगी कि जितने जो झंझटें हैं उससे पहले ही चलो भाई नोटिफाई कर दें, बता दें कौन होगा अध्यक्ष, कौन होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस वाला मामला? हो सकता है कि अगली कड़ी में, चूंकि जीएसटी का बड़ा रिफॉर्म सरकार ने किया है और सरकार हर संभव कोशिश इस तरह की कर रही है कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे, लोगों के जो ग्रीवांसेस थे या लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने की तरफ सरकार कदम उठा रही है। और केंद्र सरकार के कर्मचारी चूंकि जनवरी में ऐलान हो गया था और तब से अब तक लगातार केवल और केवल इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे में ये मुमकिन है कि दिवाली से पहले पहले सरकार आयोग के गठन का या इसको कम से कम नोटिफाई करते जी, जो उसका गजट नोटिफिकेशन आ जाए, जिसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाए। अगर वो भी आ जाता है, क्योंकि सरकार का संसद में भी जो बयान है वो यही है कि पहले इसका नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद आयोग का गठन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये सारी चीजें तय होंगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सिगरेट और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी काउंसिल ने 40% टैक्स लगाने का फैसला किया, जबकि इन प्रोडक्ट्स पर मौजूदा टैक्स जो है 28% है और इसके साथ कंपनसेशन सेस को भी अगर जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा कहीं और बढ़ जाता है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जो है कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद तंबाकू और संबंधित प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी के साथ साथ एडिशनल चार्जेस या कहें कि लेवी लगाने की योजना बना रही है। प्रवीण सर, क्या फिर से टैक्स ऑन टैक्स वाला मामला जो है वो फिर शुरू होता हुआ नजर आएगा? अभी जस्ट हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया कि जिस तरह से 5 तरह के टैक्स थे, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, उसको सब खत्म करके अब 5% और 18% वाला मामला रखा गया। लेकिन ये जो नया बयान आया है अग्रवाल साहब का, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं भाई इस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा सिन गुड्स पर। पूरा मामला है क्या सर? नहीं, देखिए अभी 24 घंटे ही संभवतः गुजरे हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वित्त मंत्री की और पूरे जो कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं उनके साथ, और जहाँ पे सारे फैसले जो हैं वो बताए गए कि किस तरह से 99% सामान जो है वो 5 और 18% की या 0% की कैटेगरी में डाल दी गए हैं। बहुत गिने चुने सामान ही एक स्पेशल कैटेगरी टैक्स की बनाई गई है 40% की, जिसमें डाले गए हैं। तो वो जो खुशी थी, जो कि बहुत बड़ी राहत मिले, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड रही। और उसके तुरंत बाद यानी अगले ही दिन जब इंटरव्यू और बाकी चीज़ें देने का सिलसिला शुरू हुआ तो सीबीआईसी के जो चेयरमैन हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के, उनकी तरफ से इस तरह का जो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम जो इन प्रोडक्ट्स पे जो सिन गुड्स हैं उन पे टैक्सेस को कम नहीं करेंगे, उन पे जो टैक्स पहले से लगे आ रहे थे वो लगाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इन पर एडिशनल टैक्स लगना अब तय है जी। तो एक दिन बाद ही सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन ये आया है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये आप ना समझें कि ये सस्ते हो जाएंगे। अब वैसे तो चलिए गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया या दूसरे जो प्रोडक्ट हो गए, इस तरह के सिन प्रोडक्ट्स, सिन गुड्स जो हैं उन पे आप टैक्स लगा रहे हैं तो ठीक है जी। उस लेवल पे 50, क्योंकि 50% या उससे ऊपर के टैक्स अभी इन पर लग रहे थे जब जीएसटी में ये 28% की कैटेगरी में थे, फिर 22%, 23% के उन पे सेस और वो लगे थे। अब क्या सरकार इन पर इस तरह के एडिशनल टैक्स किस फॉर्म में लगाए जाएंगे ये देखना होगा। क्या इसका दायरा और बढ़ जाएगा या जो ये इस तरह के एडिशनल टैक्स हैं ये बाकी के प्रोडक्ट्स पे भी लगाए जाएंगे जो 40% की कैटेगरी में आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पे। सर इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये है कि लग्जरी गुड्स वाला भी जो मामला है क्या वो भी आ जाएगा इसके जद में? इसके अलावा मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ प्रश्न कि कहा जा रहा है कि सर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उन पर भी क्या वैसा ही मामला आएगा क्या? क्योंकि अभी बड़ी खुशखबरी मिली थी कि भाई जो गाड़ियों पर जो टैक्स है छोटी कार पर अगर कहिए कि 28% से 18% हो जाएगा, बड़ी गाड़ियों पर भी कहा जा रहा था कि 28% प्लस 22% का टैक्स लगता था, तो वो जाकर कहीं 40-50% के आसपास टैक्स हो जाता था, तो उसको भी घटाकर 40% किया गया। तो क्या आप फिर से उस पर भी सरकार कह देगी कि नहीं भाई तो लग्जरी आइटम है, इस पर मैं और सेस लगाऊंगा, लेवी लूँगा? नहीं, देखिए 1500 सीसी
इंजन कैपेसिटी या 4000 mm की जो लेंथ है गाड़ी की, उससे ऊपर की गाड़ियों को 40% के दायरे में डाला गया। और इससे एक बात ये निकल के आई फिर कि जो बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, बड़ी SUVs हैं या बड़ी गाड़ियाँ हैं, उन पर भी असल में टैक्स कम होगा और ये गाड़ियाँ भी सस्ती होंगी। हालांकि SUVs की डिमांड लगातार साल दर साल आधार पर अगर आप देखेंगे तो उसमें इजाफा दिखाई दिया है, SUVs की बिक्री बढ़ती हुई दिखाई दी है जी। अब क्या है कि जो सिन गुड्स पे सरकार जो कह रही कि हम एडिशनल टैक्स लेंगे, यहीं से एक सवाल पैदा हो रहा कि क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार जो है इन गाड़ियों को भी उसी टैक्स ब्रैकेट में लेकर जाना चाहती जिसमें ये पहले थे जी। यानी जो बड़ी गाड़ियां हैं या जो SUVs हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गाड़ियां भी महंगी हो जाएं, वास्तविक जो इनके प्राइसेस पर निकल के आए जब एडिशनल टैक्स लग जाए, क्योंकि 22 सितंबर से लागू होना, 22 सितंबर तक का सरकार के पास वक्त है कि इन पर एडिशनल कोई लेवी सरकार लगाए जी। तब तक पुराने टैक्स पर ही ये सारे आइटम हैं। तो अब ये जो है एक बड़ा मसला है कि क्या बड़ी गाड़ियों को लेके या SUVs को लेके जो आपके मन में या जो ग्राहक खरीदना चाह रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि कुछ तो सस्ते होंगे, 1,00,000-1,50,000 रुपए, वहाँ कहीं सरकार का प्लान ये तो नहीं कि इन गाड़ियों पर भी हम एडिशनल तो सर फिर से मेरा अगला सवाल यही है कि फिर से अनसर्टेनिटी का माहौल आ जाएगा। फाडा की CEO के साथ भी हम लोगों ने बातचीत की थी और जो ऑटो सेक्टर की जो दिक्कतें हैं उससे भी हम लोग रूबरू हैं। हमें पता है कि किस तरह से सेल्स जो है वो हैम्पर्ड हो रहे हैं, स्टॉक्स पाइल अप है, इन्वेंट्रीज बढ़ी हुई हैं। नहीं, वहाँ सरकार का तर्क ये हो सकता है कि चूंकि SUVs या बड़ी गाड़ियाँ या लग्जरी कार्स, इनकी बिक्री में कोई खास गिरावट नहीं है, SUVs वगैरह अच्छी बिक रही, केवल जो गिरावट आ रही है वो छोटी कारों की आ रही है। और सरकार का पर्पज़ ये है कि छोटी कारों की बिक्री, रूरल डिमांड ये बढ़े, मिडिल क्लास है उसको राहत मिले, जो लग्जरी या जो अमीर तबका है वो ज़्यादा टैक्स दे, उसको देना चाहिए। ये अगर अप्रोच सरकार की रहती है तो आप ये मानकर चलिए कि इन गाड़ियों पर भी एडिशनल लेवी लगा सकती है सरकार, यानी बड़ी गाड़ियों को, यानी जो आपका जो कार का सपना था उसको सरकार तोड़ सकती है। जी जी जी। अब मेरा मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ एक और सवाल है सर कि जब मिडिल क्लास को इतनी राहत देने की बात हो ही रही है तो सर पेट्रोल डीजल को भी GST के जद में ले आना चाहिए ताकि उस पर भी जो है राहत मिलती हुई नजर आए। क्या अगला कदम सरकार का ये हो सकता है कि नहीं, अभी सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि GST के दायरे में पेट्रोल डीजल को नहीं लाया जाएगा, राज्य उसके लिए तैयार नहीं है। और अगर आप उसको दूसरे तरीके से देखें तो संभवतः केंद्र भी उसके लिए तैयार नहीं है कि पेट्रोल डीजल या अल्कोहल इनको GST के दायरे में लाया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सोर्स है ये सरकार के एक्सचेकर के खजाने में पैसा डालने के लिहाज से। तो ये मसला मुझे लगता है कि सरकार के पास भी दरअसल एक ये तर्क बड़ा होगा कि हमने आपके जो जितने रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान हैं या ज़्यादातर चीज़ें हैं उनकी कीमतों को घटा दिया है। ऐसे में अब पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने की जो डिमांड है वो न की जाए तो ही अच्छा है। जी जी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% का अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा जो है टैरिफ लगा दिया था। इसके ठीक विपरीत भारत से यूरोप को डीजल के एक्सपोर्ट में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अगस्त 2025 में भारत ने यूरोप को हर दिन 2.42 लाख बैरल डीजल जो है भेजा है, जो साल दर साल के हिसाब से देखें तो 137% की बढ़ोतरी दिखाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तेजी यूरोपियन संघ यानी जिसको कि आप EU के नाम से जानते हैं उसके तरफ से आने वाले प्रतिबंधों की वजह से। असल में जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन रूस से कच्चे तेल से बने प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने वाला है। इसी वजह से क्या प्रवीण सर यूरोप डीजल की बड़ी मात्रा में खरीदारी कर स्टॉक अपना तैयार कर रहा है या क्या है ये पूरा मामला सर? बिल्कुल, देखिए इसको लेके 2-3-4 चीज़ें हैं। पहले तो आप को जो अभी मौजूदा वक्त में जो चीज़ें चल रही हैं उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, और सरकार की तरफ से पहली बार ये ऑफिशियल बयान है एक तरह से आप मानकर चलिए, जिसमें ये क्या कहा गया है कि भारत अब रूस से तेल बराबर लेना जारी रखेगा। अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा था। सरकार घुमा फिरा के बात कह रही थी कि साहब जितना हम खरीदते उससे ज़्यादा तो आप खरीदते हैं, यूरोप खरीद लेता है, बाकी दुनिया खरीद रही, चीन खरीद रहा, हम पे क्यों लगाए गए प्रतिबंध। तो भारत का जो एक आर्गुमेंट था वो चल रहा था, उसकी सिलसिले में अमेरिका ने भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाए। लेकिन अब जब से SCO बैठक हुई है, जब से तमाम चीज़ें चेंज हुई हैं,
उसके बाद पहली बार सरकार की तरफ से एक आधिकारिक तौर पर यह बयान आया है जिसमें सरकार ने कह दिया कि हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पीटर नवारो के जो बयान आए हैं हाल के वक्त में, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण्स जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं रूस के तेल की खरीदारी का और भारत के लोगों की कॉस्ट पर ब्राह्मणों को जो है फ़ायदा हो रहा है, उसकी सरकार ने कड़े शब्दों यहाँ में के निंदा बिलियनर्स की है। को भी उन्होंने कोशिश की टारगेट करने की। तो इन पीटर नवारो के बयानों की भारत सरकार ने साफ तौर पर निंदा की है। तो एक ये बड़ा अपडेट है। तीसरा बड़ा अपडेट ये है जो भारत और अमेरिका के संबंधों में जो चीज़ें चल रही हैं उस लिहाज से कि ट्रंप खुद बोल रहे हैं, उनका पहली बार इस तरह का बयान आया है, हमने खो दिया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों गवा दिया है। तो ये तो एक बेसिकली यू टर्न हुआ सर ट्रंप का, और ये तीनों देश अब एक साथ लंबे वक्त तक साथ रहें और प्रॉस्परस हों, है ना, ऐसी उन्होंने बात कही है। तो कुल मिला के अब अमेरिकन राष्ट्रपति खुद ये मान रहे हैं जब से एससीओ समिट हुई है, जब से, और उन्होंने एक तीनों जो नेता हैं शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी का एक पिक्चर भी लगाया ट्रुथ सोशल पे, जहां उन्होंने अपना ये बयान लिखा, उसमें उनके पिक के साथ ये चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से भारत उनका तो एक और कमेंट भी आया था सर कल, वो कह रहे थे कि अब दुनिया को लगता है कि नहीं हम देख रहे हैं, वॉच नहीं कर रहे, लेकिन मैं चुपके चुपके सब चीज़ देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि एससीओ समिट जो हुई है उसका इम्पैक्ट अमेरिका तक बहुत गहरा गया है। अमेरिका में भी अब इस बात की खलबली है कि उन्होंने जो जिस तरह की ट्रेड पॉलिसीज़, और देखिए अमेरिका में भी निक्की हेली को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बार बार अमेरिका को इस बात के लिए चेताया कि आप जिस तरह की टैरिफ जो प्रतिबंध भारत पर लगा रहे हैं वो अमेरिका के लिए नुकसानदायक है। भारत अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर कद रखता है। तो अब कुल मिला के ट्रंप एक तरह से मान कर चल रहे हैं कि उनके भारत को, चीन को फ़ायदा हो रहा है भारत के और रूस के चीन के पाले में जाने का। तो ये एक बहुत बड़ी प्रवीण सर, इन सब पिक्चर में क्या अमेरिका आइसोलेशन में चला गया? मैं आपसे समझना बिल्कुल, एक दूसरा बड़ा धड़ा दुनिया में क्रिएट होता हुआ या खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम भी बात करें, उसमें रूस, भारत और चीन और रशियन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और चीन को धमका नहीं सकता है, ऐसे बात नहीं किया जा सकता। हाँ, इस तरह से आप बात नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है भारत की तरफ से देखिए इतने दिनों में एक भी बयान भारत ने, पीटर नवारो के बयान आए, जो आपके स्कॉट बेसेंट हैं उनके बयान आए, तमाम तरह के ट्रंप के बयान आए, भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं दी गई। आज पहली बार भारत की ये प्रतिक्रिया आई है जिसमें पीटर नवारो को साफ तौर से उनके बयानों की निंदा की गई है। ये भी कहा गया है कि भारत और अमेरिका के संबंध एक लंबे टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप हैं और बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं लेकिन बने हुए हैं। तो इस बैकड्रॉप में अब कहानी तब्दील होती हुई नज़र आ रही है विशाल, और उसी में जो एक चीज़ ये आ रही है कि भारत ने अगस्त में यूरोपियन यूनियन को 137% ज़्यादा ऑयल साल दर साल आधार पर डीजल बेचा है। उसके बारे में माना ये जा रहा है, इसका एक बड़ा फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि इससे पहले कि भारत पर जो एडिशनल सैंक्शंस हैं वो लागू हों तेल को लेके, उससे पहले यूरोप भारत से ज़्यादा तेल खरीद लेना चाहता है। जी। और एक वहाँ की मेजर रिफाइनरी है, वो उसने अपना मेंटेनेंस अचानक से शुरू किया है ताकि स्टोर कर सके। बिल्कुल, ताकि जब भारत पर प्रतिबंध लग जाएंगे तो वो ऑयल को रिफाइन कर सके और पूरे यूरोप में सप्लाई कर सके। जी। तो खलबली अमेरिका से लेके दरअसल यूरोप तक है। तेल एक बहाना है लेकिन पूरी दुनिया में जो निजाम और मिजाज है वो अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, इसका एक और फैक्टर ये भी बताया जा रहा है कि यूरोप में जो सर्दियों के मौसम में डीजल की जो मांग है, जो खपत है वो बढ़ जाती है। इस वजह से भी खरीदार जो है पहले से स्टॉक को तैयार करें। लेकिन नहीं, बिल्कुल, एक महीने में 137% का अगर आप पिछले साल दर साल आधार पर देखें तो डबल से ज़्यादा हो जाना वो सामान्य नहीं है। जी। लेकिन एक अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि भारत में देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी जो कंपनियां हैं सर, वो रूस से कच्चा तेल खरीद कर जो है तेल को प्रोसेस करती हैं, फिर उसके बाद उसको यूरोप में अदर प्रोडक्ट्स के तौर पर उसको बेचती हैं। लेकिन सर अगर प्रतिबंध लागू हो जाएगा तो इन कंपनियों पर भी तो मार पड़ती हुई नजर आएगी। इस एंगल से हम आपसे इस कहानी को डिकोड करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन भारत इस बात के लिए तैयार है कि जी, हम रूस से तेल लेना बंद नहीं करेंगे। ये सरकार का एक बड़ा रुख है, एक साफ स्टैंड है कि
आप चाहे हम पे 25% टैरिफ लगा दीजिए या 30% टैरिफ लगा दीजिए, भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर नहीं होंगे। और भारत जिस तरह से ऑयल की खरीदारी कर रहा है वो लगातार करता रहेगा, चीन भी कर ही रहा है। अब जो रिफाइंड डीजल या पेट्रोल है वो कहाँ जाएगा, ये एक सवाल हो सकता है। उसका रास्ता कुछ ना कुछ डाइवर्सिफाई मार्केट के तौर पर हो सकता है कि ये कंपनियां निकालें, या हो सकता है ज़रूरत के हिसाब से अपनी ऑयल परचेज को ट्वीक करें। जी, एक लास्ट सवाल सर, इंडिया यूएस रिलेशंस को लेकर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। कुछ पॉजिटिव नोट पर बातचीत चल रही है सर? पीयूष गोयल साहब का भी बयान आता हुआ दिख रहा था कि नहीं, बातचीत जारी है और कहा जा रहा है कि कुछ ट्रेड डील की बात हो सकती है या नहीं? नहीं, बातचीत हो सकती है, बातचीत हो भी रही है, बैक चैनल के जरिए बातचीत हो सकता है, जारी पूरी तरह भी से हम हो। लोग कट ऑफ हो चुके हैं? नहीं, कट ऑफ तो पूरी तरह से नहीं हुए, सरकार भी इस बात को नहीं कह रही कि हम पूरी तरह से कट ऑफ हो गए हैं, लेकिन संबंध जो है वो काफ़ी निचले स्तर पर दोनों देशों के फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। ट्रेड को लेके किस तरह के चीज़ें बनती हैं, इसमें देखिए गेम तब बदलेगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति एडिशनल जो टैरिफ लगाए हैं उनको हटाते हैं और अपना रुख चेंज करते हैं। अगर आप पाकिस्तान के पाले में जाके बैठ जाएंगे और फिर सोचेंगे कि भारत को उस हिसाब से डील किया जाए, तो वो मुमकिन नहीं है। जी, चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।